एमए के विद्यार्थियों, आज हम गुप्त प्रशासन का पार्ट 2 अध्ययन करेंगे। गुप्त प्रशासन के पार्ट फर्स्ट में हमने इसका केंद्रीय शासन और प्रांतीय शासन का अध्ययन किया था। आज हम गुप्त प्रशासन के लिए स्थानीय शासन का अध्ययन करेंगे। स्थानीय शासन में सर्वप्रथम है नगर प्रशासन। नगर प्रशासन की हमको जानकारी दामोदर बंगाल ताम्रपत्र से मिलती है। विषयपति की सहायता से विषय की राजधानी में अर्थात नगर में एक परिषद होती थी, जिसके निम्नलिखित सदस्य होते थे। उसमें नगर श्रेष्ठीन जो श्रेणियों का प्रमुख कहलाता था, सार्थवाह जो मुख्य व्यापारी होता था, प्रथम कुलिक जो कारीगरों का प्रधान होता था, प्रथम कायस्थ जिसका कार्य जिले का लेखा जोखा रखना होता था, और पुस्तपालन जो भूमि के मूल्य का निर्धारण करता था। इस प्रकार नगर प्रशासन की व्यवस्था में के सारे अधिकारी कार्य कर रहे थे। नगर प्रशासन के बाद हम ग्राम प्रशासन का अध्ययन करते हैं। तो गांवों का प्रबंध करने के लिए एक सभा या समिति होती थी, जिसका प्रमुख ग्रामिक महत्तर अथवा भोजक कहलाता था। ग्राम एक स्वशासित स्वायत्त इकाई की तरह से थे, जहां सभी प्रमुख निर्णयों में ग्राम वासियों व ग्राम सभा की भागीदारी होती थी। अब हम गुप्त प्रशासन में न्याय व्यवस्था देखेंगे। न्याय व्यवस्था में नारद स्मृति में लिखा है कि यहाँ 4 प्रकार के न्यायालयों का उल्लेख आया है, जो कुल, श्रेणी, गण और राजकीय न्यायालय थे। प्रथम 3 प्रकार के न्यायालय जनता के थे तथा चौथा न्यायालय सरकारी था। नीचे के न्यायालयों की अपील ऊपर के न्यायालयों में संभव थी। न्याय विभाग के प्रमुख अधिकारी को विनय स्थिति स्थापक कहा गया है। फाइयान के विवरण से ज्ञात होता है कि गुप्त काल में न्याय व्यवस्था बहुत उदार थी और अपराध बहुत कम होते थे। अपराध के अनुसार कम या अधिक अर्थदंड दिया जाता था। प्राण दंड और शारीरिक दंड इस काल में नहीं दिए जाते थे। सैनिक प्रशासन। यहाँ का सैनिक प्रशासन बहुत सुदृढ़ था, जिसकी पुष्टि गुप्त काल के अभिलेख करते हैं। गुप्त काल के अभिलेख में चतुरंगिणी सेना, अस्त्र शस्त्रागार, दुर्ग तथा स्कंधावार का उल्लेख मिलता है। इसमें सर्वप्रथम हम महादंड नायक को लेते हैं, जिसे सेनापति कहा जाता था। महादंड नायक या सेनापति ये प्रमुख सेनापति होता था, और एक तरह से ये जो सैनिक प्रशासन का अध्यक्ष मान लिया गया था। दूसरा अधिकारी था रण भांडागारी, जो सैनिक सामान की देखरेख का कार्य करता था। तीसरा अधिकारी था बलाधिकृत, जो सैनिकों की नियुक्ति करता था। चौथा अधिकारी था भटाश्वपति, जो पैदल सेना व घुड़सवारों का अध्यक्ष होता था। अब हम इसके राजस्व विभाग को देखते हैं। तो गुप्त काल में जो राज्य की आय का मुख्य स्रोत था वह भूमि कर था। इस भूमि कर को भाग, भोग या उद्वेग कहते थे। यह उपज का 1/6 भाग होता था। अभिज्ञान शाकुंतलम जो कालिदास का लिखा हुआ है में इसकी पुष्टि होती है कि आजीविका का 6वां अंश ही ये होता था। भूमि का नियमित माप भी होता था
और भू क्षेत्रों की सीमा, स्वामी आदि का विवरण रखा जाता था। उपजाऊपन के आधार पर भूमि के कई प्रकार थे, जैसे नाल मतलब खेतीहर भूमि, खिल मतलब परती भूमि, वस्तु मतलब बस्ती, अप्रहत यानी बिना जोती हुई भूमि, अप्रदा जिसमें सरकार की कोई आय नहीं होती थी। भोग भाग या उद्वेग के अतिरिक्त एक दूसरा कर ऊपरी कर था जो राजा के व्यक्तिगत उपयोग के लिए किसी सामान के रूप में लिया जाता था। इसके अतिरिक्त उस समय के समृद्ध व्यापार से राज्य को आयात निर्यात कर तथा चुंगी के रूप में भी काफी आय की प्राप्ति होती थी। आय के कुछ अन्य स्रोत थे, जिसमें सिंचाई कर, अर्थदंड कर, सामंती राजाओं से कर व उपहार आदि भी लिए जाते थे। यहाँ यह कहने योग्य बात है कि व्यापार वाणिज्य से होने वाली आय भी पहले की अपेक्षा इस युग में घट गई थी, क्योंकि इसका मुख्य कारण रोम के साथ होने वाले व्यापार का 3वीं शताब्दी में काफी पतन हो गया था, क्योंकि रोम पर हूणों के आक्रमण काफी हो गए थे। भारतीय व्यापारियों ने दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ होने वाले व्यापार पर अधिक ध्यान आरंभ कर दिया था। परिणाम स्वरूप दक्षिणी पूर्वी एशिया में अनेक भारतीय व्यापारिक केंद्रों की स्थापना हुई। इस कारण गुप्त प्रशासन में व्यापार से होने वाली आय के बहुत बड़े भाग से भारत को एक तरह से हानि उठानी पड़ी। व्यापारिक समृद्धि का जो युग ईसा की आरंभिक शताब्दी में आरंभ हुआ, उसका पटाक्षेप गुप्त युग के साथ ही हो गया था। अब हम गुप्त प्रशासन में जो शासकों ने जन कल्याणकारी कार्य किए, उनका अध्ययन करेंगे। इस काल में औषधालयों का निर्माण हुआ था। हम ये कह सकते हैं कि गुप्त काल के जो शासक थे वह आदर्श शासक थे। लोक कल्याण ही उनका मूल ध्येय था। फायान ने लिखा है कि सारे उत्तर भारत में स्थान स्थान पर औषधालय या चिकित्सालय बने हुए थे, जहां पर रोगियों की मुफ्त चिकित्सा होती थी। धर्मशालाएं और पाठशालाओं का निर्माण भी किया गया था। गुप्त राजाओं ने देश में आवागमन की सुविधा के लिए सड़कों का निर्माण करवाया तथा कृषकों के लिए सिंचाई का यथोचित प्रबंध भी किया। यहाँ पर सार्वजनिक दान की व्यवस्था भी बहुत थी, इसीलिए गुप्त काल में भूमि दान का भी काफी उल्लेख मिलता है। भूमि दान पत्रों का भी उल्लेख मिलता है जो ताम्र पत्रों पर खुदे हुए हैं। देखिए स्टूडेंट, भूमि दान जो गुप्त काल में था, भूमि दान एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जो एक स्थायी रूप से हम उसको दान कह सकते हैं, क्योंकि ये जो भी राजा किसी ब्राह्मण को देता था तो वह एक तरह से चिर स्थायी होता था और उसका उल्लेख ताम्र पत्रों पर किया जाता था। हमें पता है कि ताम्र पत्र वैसे भी चिर स्थायी होते हैं, वो विनिष्ट नहीं होते हैं, वो कागज के तो बने नहीं होते हैं जिससे वो विनिष्ट हो जाए। इसलिए गुप्त काल में इस भूमि दान का काफी महत्व बढ़ गया था। एक स्कंदगुप्त जो शासक था गुप्त काल में, उसके राज्य काल में सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का पुनरुद्धार हुआ था। वही सुदर्शन झील जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भी हम इसका उल्लेख हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। इतिहास विषय के विद्यार्थियों के लिए
ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से सुदर्शन झील का पूरा इतिहास पूछ लिया जाता है कि किसने इसका उद्भव करवाया था, बाद में किसने इसका पुनरुद्धार करवाया था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गुप्त कालीन जो शासक थे उन्होंने अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखा और एक तरह से सार्वजनिक हित के काफी कार्य उन्होंने करे। धन्यवाद।